गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े। तो आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी रिप्रेजेंट की जाती है किससे? एप्सिलॉन आर से, जो कि क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ दिस फ्री स्पेस। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एप्सिलॉन से। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एप्सिलॉन नॉट से। और किस किस के बीच का रेशियो होता है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स वैक्यूम टू द फोर्स मीडियम के बीच का होता है, जिसको हमने क्या बोले थे? एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो डेफिनेशंस ऑफ यूनिट चार्ज और क्या कि कूलम्स लॉ में कि जो यूनिट चार्ज के डेफिनेशंस क्या है ये हमें पढ़ना है। तो द फोर्स बिटवीन अ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो दो चार्जेस हैं, एक Q है ना है और दूसरा क्या है? Q2 है। ये किसी दो सेपरेट डिस्टेंस से यानी किसी R डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। तो 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 की वैल्यू अगर सपोज करके हम 1 मानते हैं और जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना 1 मीटर होगा, तो देन जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो फ्रॉम दिस वी डिफाइन कूलम्बसी द यूनिट चार्ज इन ऐसा यूनिट। तो उसके लिए जो आपको पता है ना कि कूलम्स जो है, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, तो कूलम्स का जो यूनिट है वो क्या है? C है। तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ अ चार्ज विच वेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दी अदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम। तो क्या बोला गया है कि 1 कूलम क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा? 1 मीटर होगा, एक चार्ज दूसरी चार्ज तक के। और उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो ये जो सभी सेम होगा ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जी सेम होंगे, वो किस में होंगे? ये जब दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो किस में भी उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, किस में? वैक्यूम में। और वो किसी फोर्स के एक्सपीरियंस करेगा जो कि कितना होगा? 9 × 10⁻⁹। और ये जो फोर्स है वो क्या होगा? दिस फोर्स इज अ ट्रेमेंडसली लार्ज। और ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, जिसको क्या बोला गया है? यूनिट चार्ज या कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ यानी याद रखना कि कूलम्स लॉ में यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम यानी क्या होता है कि जिसमें दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 मीटर होगा। और उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम वैक्यूम में भी होगा, वही क्या होगा? हमारा 1 कूलम। ओके, तो देखो it is now possible to measure a very small amount of current। तो ये क्या कर सकता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी क्या कर सकता है? मेज़र कर सकता है, जिसको क्या बोला गया है? एटो एम्पियर। तो एटो एम्पियर ये क्या कर सकता है कि फ्लो ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है? मेज़र कर सकता है। कौन? एटो एम्पियर। उसके बाद है हमारा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, तो एज सोन इन फिगर। तो Q1 एंड Q2 आर टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस A एंड B। देखो, तो दो चार्जेस हैं, दो A और B, दो पॉइंट है। यहाँ पे दो A के ऊपर एक चार्ज है Q1 है प्लस Q1, और B के ऊपर दूसरा चार्ज है प्लस Q2। दोनों ही चार्ज क्या है? प्लस प्लस है। तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो लाइक चार्जेस से इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। जब रिपल्शन हो रहा है तो जो फोर्स यानी जो पॉइंट है ए, उनके उसका फोर्स क्या है? F1 है, और पॉइंट बी है उसका फोर्स क्या है? F2 है।
तो इनके दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से बी की वजह से यानी F2 की वजह से F1 में कुछ फोर्स हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा F12, और F1 की वजह से F2 में कुछ फोर्स होगा जो कि क्या होगा F21। और ये जो पॉइंट है ये किसी सेपरेट डिस्टेंस से सेपरेट आर डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो R12। तो देखो R12 इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो R12 डिनोटेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ R2 R यूनिट वेक्टर 21 स्क्वायर इंटू R मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर R21। देखो तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर सपोज करके R दिया है, तो ये क्या हो जाएगा R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इस तरह से होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। तो ये जो है ये क्या है, तो R21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R21, और यहाँ पे भी क्या आएगा R21, यानी 21 ऐसा आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इतना। तो उसके बाद क्या है कि R21 यूनिट वेक्टर R21 इज द क्या है यूनिट वेक्टर R21 इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AB अवे फ्रॉम B। सिमिलर the force F12 exerted on a Q1 by Q2 is given by। तो F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12 होल स्क्वायर, और R यूनिट वेक्टर ऑफ R12। तो R1 यूनिट वेक्टर ऑफ R12 इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग BA। किस किस के बीच का यूनिट वेक्टर है BA के बीच का। तो अवे फ्रॉम A the F12 act on a Q1 at A and is directed along a BA। तो अवे फ्रॉम A। तो देखो द यूनिट वेक्टर R12 and R21 आर अपोजिटली डायरेक्टेड, दैट इज R12 इक्वल टू माइनस R21 हिट्स। तो देखो दोनों ही जो वेक्टर है ये क्या है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है सेम है। तो F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा F12। अरे दोनों जो फोर्स है वो क्या है सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो thus the two charges experience force of equal magnitude and opposite in direction। दोनों के बीच का क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस टू फोर्स फ्रॉम एक्शन रिएक्शन स्पेयर। दोनों ही फोर्स के एक्शन रिएक्शन स्पेयर में आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है एक्शन रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन। तो एज इट इज सेम है कि दोनों का जो फोर्स है वो क्या है सेम है, बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एज F21 and F12 act along the line joining the two charges, the electrostatic force is a central force। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है सेंट्रल फोर्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between the two photons which are 10⁻⁻15 meter apart। Value of G 6.674 into 10⁻11 meter cube per kg per second square, and mass of the proton is a 1.67 into 10⁻27 kg। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू 1.67 कूलम, R कितना 10⁻15 मीटर। इस पर पुट कर देंगे तो आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻15 स्क्वायर 10/10⁻15 यानी कितना होगा -30। और -30 जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा +30। और 90 कितना होता है 80 -38 -38 प्लस -38 ओके -38 प्लस कितना हो जाएगा 30। तो -38 प्लस 30 कितना हो जाएगा -8 और ये 10⁻9 कितना हो जाएगा 1। तो 9 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻2 3 न्यूटन। तो Fe कितना है 2.3 10⁻2 न्यूटन। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द फोटोन इज गिवन बाय
अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r²। 6.674 × 10⁻11 इंटू 6.67 × 10⁻27 इंटू 1.67 × 10⁻27 डिवाइडेड बाई 10⁻15 का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर 1.86 10⁻19 न्यूटन। तो कंपेयर करेंगे दोनों को तो आपको दिख रहा है एक क्या है इक्वेशन नंबर 1 इसको मारेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक क्या है पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है। तो एज अ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा इसमें देखो कि 2 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे देखो कि 2.30 इंटू 10⁻−2 एंड और डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर 1.86 10⁻−34 न्यूटन। तो ये कितना आएगा 1.23 इंटू 10⁻36। तो thus the electrostatic force is about 10⁻36 order of magnitude stronger than the gravitational force। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 36 टाइम ऑर्डर क्या है उसका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।